गर्मी में समुद्री पहाड़ों के बीच ठंडे मोहल्ले में बहू का गृह प्रवेश। गांव का किनारा, घर के बाहर बहू की विदाई की तैयारी, ढोलक, रोना धोना, रिश्तेदार विदाई के गीत गा रहे हैं। नदी किनारे एक सजी धजी नाव खड़ी है। बेटी, अब तू बहू बनकर जा रही है, लेकिन याद रखना, ये नाव सिर्फ तुझे तेरे ससुराल ही नहीं, हमारी दुआओं के साथ ले जा रही है। नदियों के रास्ते ससुराल जा रही है तू। पानी कभी ठंडा होगा, कभी तूफानी भी, पर तेरा मन मजबूत रहना चाहिए। माँ, मैं सच कह रही हूँ, थोड़ा डर लग रहा है। नदी इतनी गहरी और ये नाव। डर मत लगाओ संगीता, ये नाव तेरे लिए दुल्हन की पालकी जैसी है। देखो, पूरे मोहल्ले वाले तेरे स्वागत की तैयारी में हैं। नाव में रंग बिरंगी झालरें, फूलों से सजावट, ड्रम और बांसुरी बज रहे हैं। मोहल्ले के लोग नाव को किनारे से धक्का देकर पानी में उतारते हैं। चलो, नाव चल पड़ी है। हिलोरे हैं, लेकिन मंजिल भी उतनी ही खूबसूरत है। बहू नाव में बैठी, चारों तरफ पानी का नजारा, लहरें, पहाड़, झूमते पेड़। बहू सोच में पड़ जाती है, क्या मेरा नया जीवन वाकई इन नदियों और पहाड़ों के बीच होगा? नाव धीरे धीरे पहाड़ी मोहल्ले के सामने पहुंचती है। सफेद गुफा जैसे घर पहाड़ों में बने हैं। हर खिड़की से हरे पौधे झांक रहे हैं। बालकनी पर लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। देखो संगीता, यही है हमारा घर, यही है हमारा मोहल्ला। ये सचमुच घर है। लगता है जैसे पहाड़ ने खुद अपने अंदर जगह बनाकर घरों को जन्म दिया हो। आ गई मेरी देवरानी। अरे सब लोग सजावट पूरी करो, बहू का स्वागत धूमधाम से होना चाहिए। सारे मोहल्ले वाले अपने अपने हाथ में थाली, फूल, नारियल लेकर तैयार। महिलाएं गीत गा रही हैं, बच्चे शंख बजा रहे हैं। बहू नाव से उतरती है, सब लोग फूलों की बारिश करते हैं। हमारे ठंडे पहाड़ी मोहल्ले में तुम्हारा स्वागत है। इतना सुंदर स्वागत, लगता ही नहीं कि मैं अजनबी हूँ। और यहाँ कितनी ठंडक है। हमारे गांव में तो जैसे आग निकलती थी। हाँ, ये समुद्री पहाड़ी जगह पर है ना तुम्हारा ससुराल, तो ठंडक मिलेगी ही। अब तुम हमारी हो गई हो। देखो, हमारा मोहल्ला पहले नदी किनारे था। बाढ़ और गर्मी ने हमें बेघर कर दिया, मगर इसी पहाड़ और नदी ने हमें नई पनाह दी है। हम सब मिलकर जीते हैं यहाँ। जो भी आता है वो सिर्फ घर का नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले का हिस्सा बनता है। मोहल्ले वाले बहू को घेरे हुए बातें करते हैं। चाची, आप मेरे साथ नाव में बैठोगी ना? बहू, चिंता मत करना, जो भी काम होगा सब मिलकर करेंगे। यहाँ मोहल्ले में कोई अकेला नहीं है। ढोल, शंख और गीतों के बीच बहू को घर के अंदर ले जाया जाता है। घर के अंदर रंग बिरंगी झालरों और फूलों से सजा हुआ है। दीवारों पर दीपक और मोमबत्तियां जल रही हैं। दरवाजे पर कलश रखा है। मोहल्ले की महिलाएं मिलकर गृह प्रवेश की तैयारी कर रही हैं। चलो बहनों, आरती की थाली तैयार करो। हमारी नई बहू का पहला कदम इस पहाड़ी घर में शुभ होना चाहिए। हाँ, लाओ, मैं नारियल रख देती हूँ। अरे बच्चों, फूल लाओ जरा। बहू दरवाजे पर खड़ी है। जेठानी उसके पैर लाल रंग के पानी में डुबोकर अंदर चलने का इशारा करती है। चलो संगीता, अब अपने सुहागिन कदमों से इस घर को पावन करो। इतना अपनापन, जैसे पूरा मोहल्ला मेरा परिवार हो। यही तो हमारी खासियत है। यहाँ हर बहू, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, सब एक दूसरे के अपने हैं। थोड़ी देर बाद आंगन में बड़े बड़े पत्तों पर खाना परोसा जा रहा है। हर कोई मिलकर काम कर रहा है। मैंने मछली करी बनाई है, बहू को जरूर खिलाना। मैं चावल और पूरी ले आती हूँ। अरे मीठा तो मेरे हिस्से का रहना चाहिए। यहाँ तो जैसे पूरा मोहल्ला एक परिवार बनकर रहता है। हाँ बहू, हम मछुआरे लोग हैं। पहले नदी किनारे झुग्गियों में रहते थे, लेकिन बाढ़ आई तो सब बह गया। इस पहाड़ ने हमें आसरा दिया। अब हमने इसे घर बना लिया है। और अब तुम आई हो तो ये घर और भी रोशन हो गया। सब लोग मिलकर भोजन करते हैं। बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं। बहू थोड़ा संकोच में बैठी है, लेकिन सब उसे बार बार खाना परोसते हैं। लो बहू, थोड़ा और लो। यहाँ नियम है, दावत में सबको भर पेट खिलाना चाहिए। संगीता मुस्कुराकर प्लेट आगे बढ़ाती है। पूरा मोहल्ला गीत गाता है। माहौल उत्सव जैसा हो जाता है। अगली सुबह पहाड़ों से सूरज की किरणें छनकर मोहल्ले पर पड़ रही हैं। नदी की लहरें चमक रही हैं। बहू आंगन में खड़ी है।
चारों तरफ का नजारा देख रही है। कितना सुंदर है ये मोहल्ला, पर सब कुछ कितना अलग भी है। हर चीज पानी और नाव पर निर्भर। रीमा पास आती है, हाथ में मछली का टोकरा लिए। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ, मेरे मायके में तो दूध दही लेने के लिए गली के मोड़ तक जाना होता था। यहाँ तो हर सामान नदी पार करके लाना पड़ता है। अरे यही तो मजा है हमारे मोहल्ले का। यहाँ हर दिन एक नया सफर है। तभी मोहल्ले की औरतें आती हैं। संगीता बहू, चलो हमारे साथ, हमें सब्जी लेने दूसरी ओर जाना है। नदी पार करनी होगी? हाँ बहू, यहाँ तो यही रास्ता है। संगीता थोड़ा घबराती है, लेकिन नाव में बैठ जाती है। नाव हिलती है। बहू डरकर मोहित का हाथ पकड़ लेती है। अरे ये नाव डगमगा क्यों रही है? मैं गिर जाऊंगी। डरो मत, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। दूसरी तरफ बाजार है, लोग सामान खरीद रहे हैं। संगीता भी धीरे धीरे सीखती है। लो बहन, ये टोकरी संभालो। इतना भारी सामान नाव में कैसे ले जाऊंगी? हफ्ते भर के लिए सब्जियां ली है ना। यही तो बहादुरी है बहू, हम सब मिलकर ले चलते हैं। वापस लौटते समय नाव हिलती है और बहू का एक थैला नदी में गिर जाता है। अरे मेरा सामान सब डूब गया। कोई बात नहीं बहू, नदी ने लिया तो नदी ही लौटाएगी। हम फिर से खरीद लेंगे। संगीता, शुरू में सबको मुश्किल लगती है, पर देखना धीरे धीरे यही जिंदगी तुझे प्यारी लगने लगेगी। प्यारी? मुझे तो अभी बहुत अजनबी लग रही है ये दुनिया, पर मुझे कोशिश करनी होगी। शाम के समय संगीता आंगन में बैठी है। पास ही नदी की लहरें टकरा रही हैं। उसके चेहरे पर थकान और हल्की झुंझलाहट है। हर दिन नाव, हर दिन सामान की चिंता। कहीं भी जाना हो तो नदी पार करो। न जाने मैं इस सब की आदत कब डाल पाऊंगी। तभी जेठानी रीमा आती है। हाथ में पानी से भरा घड़ा है। अरे देवरानी, यूं उदास क्यों बैठी हो? दीदी, कभी सब्जी नदी में गिर जाती है, कभी नाव डगमगा जाती है। कल तो मैंने कपड़े सुखाए थे, अचानक लहरें उठी और आधे गीले ही रह गए। ये सब तो यहाँ की रोजमर्रा की बातें हैं। मोहल्ले में रहना है तो थोड़ी बहुत मुश्किलें तो झेलनी ही पड़ेंगी। तभी मोहल्ले की कुछ और महिलाएं आती हैं। हाथों में बर्तन और खाना है। बहू, आज हमने मछली पकड़ी है, सोचा तुम्हारे घर भी दे आते हैं, और ये कुछ चावल भी रख लो। कल नाव उलट गई थी, तुम्हारा सामान नदी में बह गया था ना। अरे आपने क्यों इतना कष्ट किया? कष्ट कैसा बहू, हम सब एक मोहल्ले के हैं, यहाँ कोई अकेला नहीं रहता। शायद यही इस मोहल्ले की असली खूबसूरती है, सबका साथ, सबका अपनापन। रात का समय, चांदनी नदी पर झिलमिला रही है। रात के समय यहाँ समुद्री पहाड़ के बीच कितनी शांति लग रही है। ऐसा सुकून तो वाकई में कहीं भी नहीं मिलेगा। अगले दिन सुबह बहू मोहल्ले के चौक में सबको इकट्ठा करती है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, पर हम यहाँ क्यों रहते हैं? हम कहीं और भी तो रह सकते हैं। यहाँ किसी चीज की सुविधा नहीं है। बहू, ये हमारा घर है। अब अपने घर को छोड़कर भला कोई कहीं जाता है क्या? तू कैसी बातें कर रही है? मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन यहाँ है ही क्या? हर छोटी मोटी चीज के लिए हमें शहर भागना पड़ता है। तो अब क्या हम अपना ठिकाना ही छोड़ दें? बच्चों के बारे में तो सोचो, यहाँ है ही क्या? देखो, नदी और पहाड़ ने हमें सहारा दिया था, लेकिन हम हमेशा नहीं रह सकते। अब सही जगह लौटने का समय आ गया है। संगीता, तुम शायद जानती नहीं हो, इसलिए हम बता रहे हैं कि हम सब पहले सामान्य लोगों की तरह गांव में रहते थे। खेती बाड़ी, बच्चों को स्कूल जाना हमारा भी सबकी तरह ही चलता था। जब पहले सब सामान्य था तो अब क्यों नहीं? क्योंकि हमें हमारी ही जगह से बेदखल कर दिया गया। रातों रात हमसे हमारा गांव छीन लिया। हमने काफी शिकायत की, बड़े बड़े लोगों के पास भी गए, पर कहीं से कुछ मदद नहीं हुई। और ऐसे में हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी रहने की जगह। हमने अपना यहाँ नया मोहल्ला बसाया है। काफी परेशानी हुई थी, कई मुश्किलों का सामना भी किया, पर आज हम यहाँ खड़े हैं। तुम अपनी जगह सही हो, पर जिस जगह ने हमें मुसीबत में संभाला, हम वहां से नहीं जा सकते। भले ही यहाँ सुविधा नहीं हो, पर यहाँ हमारी खुशियां हैं और हम कहीं और नहीं जाएंगे।
संगीता को सब पता चलता है और संगीता को मोहल्ले वालों की बातों में सच्चाई भी महसूस होती है। आप सब सही हो, मुझे सच का पता नहीं था। शायद इसलिए ही मैंने ज्यादा बोल दिया और कुछ समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं संगीता, तुम्हें बस सच नहीं पता था, लेकिन मोहल्ले वालों का प्यार तो पता था ना। हाँ दीदी, आप ठीक कह रही हो। इतना प्यार, अपनापन कहीं और नहीं मिलेगा। संगीता वहां रहने की आदत डालने लगती है। अंत में सब नावों पर बैठ जाते हैं और घूमने निकलते हैं। वैसे हम सब पूरे मोहल्ले वाले कभी एक साथ घूमने नहीं गए थे। संगीता, तुमने तो बहुत बड़ा काम किया। नाव नदी के बीच बह रही है। लोगों के प्यार ने और इतने अच्छे वातावरण ने संगीता के दिल को छू लिया था, जिसके बाद संगीता भी वहां खुशी खुशी रहती है और हर चीज को समझने लगती है। समुद्र किनारे बसा एक छोटा सा गरीब गांव। चारों तरफ पथरीली जमीन, कहीं कहीं सूखी झाड़ियां। औरतें सिर पर खाली मटके लेकर पानी की तलाश में निकली हैं। समुद्र की लहरें किनारे टकरा रही हैं। तेज धूप से सबके चेहरे थके और जले हुए से लग रहे हैं। अरे बाप रे, ये कैसी तपती धूप है रे भाई। लगता है आसमान से आग बरस रही है। जरा देखो, मेरे हाथों की चमड़ी तक झुलस रही है। रामलाल काका, क्या करे, कुएं तक सूख चुके हैं। अब तो बस यही समुद्र बचा है, लेकिन ये खारा पानी पिए कैसे? मछली पकड़कर ही तो पेट पल रहा है गीता बहन, पर अब इस गर्मी ने तो समंदर को भी बदल दिया है। मछलियां गहराई में चली गई। सुबह से जाल डाला है पर खाली का खाली है। माँ, बहुत प्यास लगी है, पानी दो ना। बेटा, मटका खाली है, अब क्या करूं? बस थोड़ा धीरज रखो। गांव वाले आपस में इकट्ठा हो जाते हैं। सबके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। सुना है सरकार ने हमारे नाम पर राहत भेजी है, लेकिन जमींदार जगदीश ने सब रोक लिया। वो अपने गोदाम में अनाज भर रहा है और हम भूख प्यास से मर रहे हैं। सच कहा सुमित्रा बहन, जगदीश हर साल यही करता है, हमारे हिस्से का सब लूट लेता है। अब तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये गर्मी हमें जिंदा जला देगी। लेकिन करेंगे क्या? हमारी खेती तो बंजर हो गई है, जमीन फट गई है, ऊपर से ये आग उगलता सूरज। कहीं कोई ठंडी जगह मिल जाए तो थोड़ा चैन मिले। अरे मैंने कल देखा था, पहाड़ के उस पार बड़े बड़े पत्थरों के बीच एक गुफा जैसी जगह है। अंदर कितनी ठंडी हवा आती है वहां से। मैं अकेला था इसलिए गुफा के अंदर नहीं गया। सच कह रहे हो बेटा, वहां सच में ठंडक है? हाँ काकी, मैं कल दोपहर खेलते खेलते वहां चला गया था। बाहर आग जैसा तप रहा था, लेकिन गुफा के अंदर से ठंडी हवा बह रही थी। तो फिर क्यों ना सब लोग कल जाकर देखें, शायद वही हमारी मुसीबत का हल हो। अगली सुबह सूरज निकलते ही गांव में फिर वही गर्मी। गांव वाले एक साथ इकट्ठा होकर गुफा देखने जाने का फैसला करते हैं। कुछ लोग टोकरी में खाना और पानी लेकर निकलते हैं। अरे भाई देखना, ये चट्टानें कितनी तप रही हैं, पैर तो जैसे अंगारे पर रखे हों। अगर ये गुफा सच में ठंडी हुई ना तो वहीं डेरा डाल दूंगा। काका, आपके बिना गांव का क्या होगा? सब तो आप ही के अनुभव से मछली पकड़ते हैं। बस प्रार्थना करो भाई, अंदर सच में राहत मिले, वरना तो ये गर्मी हमें जीते जी मार देगी। गांव वाले पथरीली जमीन पर चलते चलते पहाड़ की तलहटी पर पहुंचते हैं। सामने बड़े बड़े चट्टान खड़े हैं, जिनके बीच एक दरार सी दिखती है। दरार के अंदर से हल्की सी ठंडी हवा आ रही होती है। यही है वो जगह, देखो हवा आ रही है, महसूस करो। अरे वाह, जैसे किसी ने जलते शरीर पर पानी छिड़क दिया हो। कितनी ठंडक है यहाँ। बड़ी अजीब बात है, बाहर इतनी तपिश और अंदर इतनी ठंडक। लगता है खुद भगवान ने हमें ये जगह बख्श दी है। अरे ये तो सचमुच किसी स्वर्ग से कम नहीं। अब तो मन करता है यहीं रह जाऊं। दीवार पर हाथ फेरते हुए, अगर हम सब मिलकर यहाँ कुछ झोपड़ियां बना लें तो गर्मी के दिनों में पूरा गांव यहीं बस सकता है। बुरा विचार नहीं है। मछली पकड़ने के लिए तो समुद्र पास ही रहेगा और गर्मी से बचाव के लिए ये गुफा। हाँ, क्यों नहीं। तभी गुफा के बाहर से अचानक 2-3 लोग आते हैं। उनके हाथों में लकड़ियां और खाली मटके होते हैं। भाई, जरा हमें भी बैठने दोगे? रास्ता भटक गए हैं, प्यास से जान निकल रही है। अरे बैठो बैठो, यहाँ सब अपना है। ये जगह भगवान ने सबके लिए बनाई है। लो, थोड़ा पानी पी लो। थोड़ा और पानी मिलेगा क्या?
माफ करना भाई साहब, बस इतना ही पानी है। तुम लोग बड़े नेक दिल हो। अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो गांव वालों, अब हमें यहाँ अपना नया बसेरा शुरू करना होगा। अगर यहाँ बसने का सोच रहे हो तो हम भी मदद करेंगे। ये जगह बहुत अनोखी है। तो तय रहा, अब इस गर्मी से लड़ने का एक ही रास्ता है, यही गुफा हमारा नया गांव बनेगा। दोपहर के समय गुफा के बाहर समुद्र की लहरें गूंज रही हैं। गांव वाले लकड़ियां, पत्थर और बांस जैसी चीजें लाकर गुफा के अंदर छोटे छोटे घर बनाने लगे हैं। बच्चे चारों ओर दौड़ रहे हैं और औरतें पानी भरकर लाती हैं। गुफा के अंदर ठंडी हवा से सबके चेहरे पर राहत है। अरे जल्दी करो भाई, छप्पर डालना जरूरी है, वरना रात में ठंडी हवा हड्डियां चबा जाएगी। काका, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे पूरे गांव के इंजीनियर आप ही हो। अरे हम गरीबों के लिए तो जिंदगी ही इंजीनियरी है रे, हर दिन नया जुगाड़ करना पड़ता है। देखो बहनों, यहाँ रहना तो अच्छा लग रहा है, पर खाना कैसे बनेगा? आग जलाने पर गुफा में धुआं भरेगा। सही कह रही हो, धुआं अगर अंदर भर गया तो सबका दम घुट जाएगा। हमें आग जलाने के लिए गुफा के बाहर चूल्हा बनाना होगा। तो क्यों ना हम गुफा के मुहाने पर पत्थर का छोटा सा चबूतरा बना ले, उस पर चूल्हा रखेंगे, धुआं बाहर जाएगा और खाना अंदर लाकर खाएंगे। वाह, ये हुई ना बात। यही तो है मिलकर काम करने का मजा। अरे मैं भी मदद करूंगा, देखना मेरा भी घर सबसे बड़ा होगा। हाँ हाँ बेटा, पर पहले इतने बड़े हो जाओ कि पत्थर उठा सको। तभी गुफा के कोने से एक औरत चीखती है, अरे इधर देखो, दीवार से पानी टपक रहा है। सब लोग दौड़कर देखते हैं। दीवार से धीरे धीरे बूंदें गिर रही होती हैं। रामलाल पानी को छोटे से मटके में भरता है और उसे पीता है। अरे वाह, ये तो वरदान है, ये तो पीने वाला मीठा पानी है। भगवान की दया देखो, जिस जगह को हमने आसरा बनाया वहाँ खुद पानी का इंतजाम है। गांव वाले मिट्टी के बर्तन रख देते हैं ताकि पानी इकट्ठा हो सके। बच्चों के चेहरे पर खुशी छलक रही है। अब हमें कोई रोक नहीं सकता। यहाँ ना धूप का डर है ना भूख का। समंदर से मछली, दीवार से पानी और गुफा से ठंडक, यही होगा हमारा नया घर। सब लोग काफी खुश होते हैं। वहीं पहाड़ के नीचे खड़े जमींदार जगदीश को सब पता चलता है। उसके चेहरे पर शक और लालच दोनों है। ये गरीब लोग गुफा में नया गांव बसा रहे हैं। अगर यहाँ बस गए तो मछली और पानी का सारा फायदा उठाएंगे। मुझे कुछ करना पड़ेगा। गांव वाले समंदर से मछलियां पकड़कर वापस आ रहे हैं। तभी अचानक जमींदार जगदीश अपने गुंडों के साथ पहुंचता है। ओहो, तो ये माजरा है। यहाँ ऐश की बस्ती बस रही है और मुझे बताए बिना। ये जमीन मेरी है, समझे साहब? जगदीश बाबू, ये जमीन किसी की नहीं, ये पहाड़ और ये गुफा तो भगवान ने बनाई है, इसमें सबका हक है। हक? अरे तुम जैसे गरीबों का क्या हक? ये इलाका मेरे नाम दर्ज है। यहाँ रहना है तो किराया देना होगा, समझे? हर महीने मछली का आधा हिस्सा मेरे गोदाम में जाएगा। हम भूखे प्यासे मर रहे हैं और तुम्हारा अभी भी पेट नहीं भरा। पहले ही हमारे हिस्से का अनाज दबा लिया, अब ये नई जगह भी छीन लोगे। बिल्कुल चुप। मेरे सामने जुबान चलाने की हिम्मत? अगर यहाँ रहना है तो मेरे कानून से रहना होगा, वरना सबको गुफा से खदेड़ दूंगा। जगदीश, हमें डराने की कोशिश मत कर। जब तक हम बंजर जमीन पर थे तब तक तू हमें दबाता रहा। अब जब हमें राहत की जगह मिली है तो तेरा लालच फिर जाग गया। याद रख, गरीब की हाय लग गई ना तो तेरा महल भी रेत की तरह बिखर जाएगा। ठीक है, बहुत अकल आ गई है तुम सब में। देखते हैं कब तक टिकते हो। गर्मी बढ़ेगी, तूफान आएगा, फिर भागते भागते यही लौटोगे मेरे पास। तपती दोपहर, आसमान लाल पीला सा हो गया है। पेड़ पौधे सूख कर झुलस चुके हैं। गांव के बाहर की बंजर जमीन पर दरारें साफ दिखाई देती हैं। दूर से रेत का तूफान उठ रहा है। अरे बाप रे, लगता है आज तो आसमान ही गिर पड़ेगा। इतनी धूल और गर्मी तो कभी नहीं देखी। सब बच्चों को अंदर कर लो, ये धूलांधी जानलेवा है, आंखें फोड़ देगी, सांस रोक देगी। गांव वाले दौड़ दौड़कर बच्चों और बूढ़ों को अंदर खींचते हैं। हवा तेज होती जाती है। समंदर की लहरें ऊंची उठने लगती हैं। बाहर के झोंपड़े और पेड़ उखड़कर उड़ने लगते हैं। तभी एक सरकारी गाड़ी भी पलट गई होती है।
अरे भाइयों, वो देखो वहाँ कोई गाड़ी पलट गई है। चलो, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। गांव के आदमी लोग उस गाड़ी से आदमी को गुफा में लाते हैं और उसे आराम करने की जगह देते हैं। कुछ देर बाद तूफान भी थम जाता है और आदमी को होश आता है। आप लोगों ने मेरी जान बचा ली, धन्यवाद। अरे नहीं, मुसीबत में किसी की मदद करना यही हमारा सौभाग्य है। वैसे ये रामपुर गांव कहाँ है? ये तो हमारा ही गांव था जो हमें छोड़ना पड़ा। आपको वहां किससे काम है? क्या छोड़ना पड़ा? लेकिन आप सबके नाम से अनाज, पानी के टैंकर, सरकारी मदद जो जा रही है वो सब जगदीश के पास जा रही है। हम तो यहाँ मुसीबत में रह रहे हैं। अब आप चिंता मत कीजिए, मुझे सब समझ आ गया है। कुछ दिनों का समय दीजिए, सब ठीक हो जाएगा और मैं जगदीश को सजा भी दिलवाऊंगा। मनोज सारी बात आगे पहुंचा देता है, जिसके बाद जगदीश को सजा मिलती है। साथ ही अब पूरा गांव उसी गुफा में सरकारी सुविधा और सरकार की इजाजत के साथ रहने लगता है।